चंद्र ग्रहण स्पेशल में आज हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा जिसे मन का कारक माना जाता है, आखिर ऐसा क्यों माना जाता है? चंद्रमा को स्वामी क्यों कहा गया है? चंद्र ग्रहण के बाद चंद्र के स्वामी की उपासना क्यों करनी चाहिए? चंद्र ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय हैं? ये तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, ज्योतिषाचार्य होंगे, लेकिन चंद्र ग्रहण स्पेशल शो में सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। चंद्र ग्रहण के बारे में तमाम तरह की बातें आप जानते होंगे। मसलन चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, इसके लगने पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन चंद्रमा के बारे में क्या आप ये जानते हैं कि इसे मन का कारक माना जाता है? हर ग्रह की उच्च या नीच दशा का जनजीवन पर गहरा असर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंद्रमा एक शुभ ग्रह है। ये सौम्य और शीतल प्रकृति को धारण करता है। ग्रहों में इसे स्त्री स्वरूप माना गया है। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। इसका सीधा असर शरीर और मन पर पड़ता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राशिफल का पता करने के लिए चंद्र राशि को आधार माना जाता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वो जातकों की चंद्र राशि कहलाती है। किसी व्यक्ति की कुंडली से उसके चरित्र को देखते समय चंद्रमा की स्थिति बेहद अहम होती है, क्योंकि चंद्रमा सीधे तौर पर हर व्यक्ति के मन और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा होता है उसे बलवान कुंडली माना जाता है। सूर्य व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते हैं तो चंद्रमा मन को मजबूत करते हैं। चंद्रमा की उच्च स्थिति मन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह करती है, जबकि चंद्रमा की नीच स्थिति परेशानी वाली होती है। इससे हमेशा मानसिक उथल पुथल की संभावना रहती है। हालांकि चंद्रमा की नीच स्थिति के चलते होने वाले नुकसान से बचने के लिए उपाय भी बताए गए हैं। भगवान भोले शंकर ने चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया हुआ है, इसलिए उन्हें चंद्रमा का देवता कहा गया है। क्योंकि चंद्रमा के स्वामी भगवान शंकर हैं, इसलिए उनकी पूजा आराधना करने से लाभ मिलने की मान्यता है। चंद्र ग्रहण के बाद भी भगवान शिव की पूजा की मान्यता है, जिससे ग्रहण का प्रभाव कम हो। 5 मई को साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय वातावरण में सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, इसलिए ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। मसलन चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करना जरूरी माना जाता है। बासी भोजन नहीं करने के लिए कहा जाता है। पूजा घर समेत घर को गंगा जल से साफ करना जरूरी माना जाता है। ग्रहण के बाद दान करने को बेहद शुभ माना जाता है। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि इस चंद्र ग्रहण में सूतक काल नहीं लगने जा रहा है, क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, जिसे वास्तविक चंद्र ग्रहण नहीं माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन पर किस तरीके का प्रभाव डाल सकता है? भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये लगातार हम हर दिन जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। विनोद भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला सवाल विनोद भारद्वाज जी आप ही से है मेरा सवाल। दरअसल बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि सूर्य ग्रहण हाल ही में निकल के चुका है, जो कि हिंदुस्तान में नहीं दिखा। अब चंद्र ग्रहण भी नहीं दिखने वाला है, तो क्या हम नियमों को माने या ना माने? चंद्रमा को मन का कारक भी कहा जाता है, तो मनोस्थिति पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, चंद्रमा मनसो जाचच्छो हो सूर्यो अजायत सोत्रास वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और हमारे मन पे नियंत्रण रखता है। देखिए, जन्म कुंडली के अनुसार वृश्चिक लग्न में यह चंद्र ग्रहण, तो हम इसको नहीं कह सकते, उपछाया ग्रहण कहेंगे, क्योंकि चंद्रमा को कोई हानि नहीं हो रही है। चंद्रमा पे कोई ग्रहण बिल्कुल नहीं लग रहा है। केवल चंद्रमा की कांति में केतु का प्रवेश हो रहा है, इस कारण उसकी कांति अर्थात चंद्रमा की कांति धूमिल हो जाएगी। क्योंकि केतु का प्रवेश होने से मन मस्तिष्क अस्थिर होता है। तो देखिए, सबसे पहले गोचर की स्थिति को देखिए। वृश्चिक लग्न
और कर्क राशि भाग्य स्थान अर्थात धर्म स्थान पे आ रही है, तो निश्चित रूप से धर्म में उन्माद की स्थिति बन सकती है। व्यक्ति धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो सकते हैं। लेकिन इसी समय केतु की महादशा होगी, और केतु की महादशा होगी तो निश्चित रूप से शुक्र की स्थिति जो है केतु के साथ है, अर्थात जो है तुला राशि का केतु है, तो जो है सप्तम भाव का मालिक और द्वादश भाव का मालिक, अर्थात स्त्रियों के ऊपर, खर्च के ऊपर, तमाम भागदौड़ के ऊपर इसका प्रभाव निश्चित रूप से बनेगा। देखिए, अब यहां पे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि केतु और चंद्रमा का क्या प्रभाव है और चंद्र ग्रहण से व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा। क्योंकि चंद्रमा निश्चित रूप से जल का कारक माना जाता है और हमारी शरीर 80% जल से बनी है। तो जब चंद्रमा की किरणें अस्थिर होती हैं या केतु राहु के कारण धूमिल होती हैं या चंद्रमा पे या सूर्य पे ग्रहण योग होता है, तो निश्चित रूप से जल में अव्यवस्था होती है, तो हमारा शरीर में निश्चित रूप से रोग उत्पन्न होते हैं। एक चीज नोट करिएगा, क्योंकि वृश्चिक लग्न में यह चंद्र ग्रहण उपछाया ग्रहण आ रहा है, तो मन में क्रोध की उत्पन्नता हो सकती है, सेनाएं आपस में टकरा सकती हैं, तमाम अस्त व्यस्तताएं हो सकती हैं। इसलिए आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान, जो कि 8:44 शाम से प्रारंभ होकर के 1:02 तक रहने वाला है, क्रोध तो पंडित जी बिल्कुल नहीं आना है। यदि क्रोध आएगा तो 15 दिन तक आप क्रोध की अग्नि में जलेंगे। स्त्रियों से, अपने घर के बच्चों से इस समय अच्छा प्यार रखें तो निश्चित रूप से समस्त बाधाएं दूर होंगी और चंद्रमा का जो कुप्रभाव केतु के कारण आया है, वह प्रभाव आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर नहीं पड़ेगा। जी, तो पंडित जी ने बताया कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिस कारण जो है ग्रहण जो है हम उससे बच सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल जो है वो शास्त्री जी आपसे है कि पौराणिक मान्यताओं का ये सवाल है कि मान्यता ये है कि राहु और केतु जो हैं जब वो चंद्रमा को निगल लेते हैं तो उस कारण चंद्र ग्रहण लगता है, तो ये कितना सच है? देखिए, वेद के जो षडांग माना गया है जी, रात्रि का राजा चंद्रमा माना गया है और चंद्रमा लक्ष्मी के भाई भी है, ये इसको भूलिए मत आप, क्योंकि समुद्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। रात्रि में ही ग्रहण का प्रभाव है। भगवान के जो 10 अवतार है, जिसमें भगवान के वामन अवतार भी है, कच्छप अवतार है, कुर्म अवतार है, 12 अवतार है, उस अवतार में सब अवतार में सब ग्रह हैं। सूर्य से लेकर के केतु तक जो 9 ग्रह हैं, ये 9 अवतार के कल की अवतार भगवान के बाकी है। तो राहु भी भगवान विष्णु के ही अंश है और केतु भी विष्णु के अंश है। ऐसा नहीं कि वो दूर है, क्योंकि इनके पिता कश्यप हैं, इनकी माता जो है दिति है, देवताओं की अदिति है और दिति है, दोनों के पिता एक ही है। अब रही बात इनकी जन्म की उत्पत्ति, इनका कर्म, इनका स्वभाव, इनका नेचर, प्रकृति को बैलेंस करने के लिए भगवान ने इन सबको सुवस्थित किया या भूमंडल में इसको स्थापित किया। अब चंद्रमा पे हम आते हैं कि चंद्रमा को मन से क्यों लिया गया है, क्योंकि चंद्रमा के जीवन में भी अमावस्या आती है तो आपके हमारे या संसार के जीवन में अमावस्या आनी होती है। उसी तरह हमारा जीवन का सुख दुख इससे बढ़ता है। अब राहु केतु के ऊपर जो बार बार हम चर्चा करते हैं, अगर राहु जीवन में नहीं होता तो न्याय संसार में कौन करता? अगर शनि जीवन में नहीं होता तो फिर न्याय कहां संसार में किसको मिलता? उसी तरह जो केतु है कुल की उत्पत्ति करता है, संतान की प्राप्ति कराता है, धर्म का रूप माना गया है, मोक्ष का कारक ग्रह ज्योतिष में माना गया है। और चंद्र केतु की युति व्यक्ति के जीवन में डॉक्टर, मेडिसिन, बहुत बड़े ज्योतिष के, अन्यथा धर्म के ज्ञाता भी व्यक्ति को बनाता है, शोध कराता है। जितने डॉक्टर आपको नेरों को मिलेंगे सबका केतु चंद्रमा साथ मिलेगा। अब एक घटना जो घट रहा है चंद्रमा के ऊपर, अन्यथा जो ग्रहण लग रहा है रात्रि में लग रहा है, उसको भारत के कुंडली से भी देखें, अन्यथा ऐसे कुंडली से बना के देखें तो लग्नेश की स्थिति अष्टम में मंगल की गोचर करेगा। अष्टम भाव जीवन में अचानक लाभ और बेनिफिट देने वाला होता है। तो जो बाहर यूरोप कंट्री है
जिस कंट्री में इसका प्रभाव नाम मात्र का भी रहेगा, वहां स्थिति कहीं ना कहीं उथल पुथल बना के रखेगी, बल्कि इस पूरे धरा पे, पृथ्वी पे चंद्रमा मन को कहीं ना कहीं पीड़ित करता ही और करेगा बिल्कुल, ही। और इसीलिए कहा जाता है चंद्रमा मन का कारक भी होता है और मन पर प्रभाव इसका सीधे तौर पर पड़ सकता है। विनोद भारद्वाज जी, संक्षिप्त में मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं कि चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, तो कर्क राशि के जातकों पर कितना प्रभाव इसका पड़ सकता है, संक्षिप्त में? जी बिल्कुल, संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा। एक आया था प्रश्न की पौराणिक महात्मा। देखिए, राहु केतु ये एक राक्षस था, एक ही राक्षस था राहु, और भगवान नारायण ने मोहिनी रूप में चक्र से इनके धड़ को अलग कर दिया, तो निश्चित रूप से राहु केतु दो भाग बट गए। और फिर ये तब से सूर्य और चंद्रमा के अंशों के समान जब आ जाते हैं, उनकी डिग्री एक हो जाती है, तो ये छाया के रूप में धूम्र वर्ण में उनकी कांति को प्रभावित करते हैं। इसका यह पौराणिक महात्मा है। और आपने ये प्रश्न किया था कि कर्क राशि वाले जातकों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कर्क राशि, क्योंकि जिस समय चंद्र ग्रहण लग रहा है उस समय लग्न से देखें तो धर्म स्थान पे चतुर्थ अर्थात कर्क राशि है और उसका स्वामी द्वितीय स्थान पे है। तो भैया, आप वाणी को संभाल के बोलने का प्रयास करें, खान पान पे आप थोड़ा सोच समझ के करें, तीखा खट्टा या बहुत ज्यादा उस तरह का भोजन न करें, बहुत सोच समझ के भोजन करें, अन्यथा पेट से संबंधित बीमारियां 15 दिन तक उत्पन्न हो सकती हैं, ज्यादा ही कमी है। तो जल्दी से एक सवाल जो है वो हम पंडित जी से भी ले लेते हैं। तो शास्त्री जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि खासकर ग्रहण के दौरान हमें सोना और खाना क्यों नहीं चाहिए? क्या ऐसे कारण है कि हमें ग्रहण के समय में ना सोना चाहिए, ना खाना खाना चाहिए, ना पूजा करनी चाहिए, मंदिर के कपाट बंद रखने चाहिए? देखिए, भारत में तो इसका कोई प्रभाव नहीं है। मंदिर खुलेगा, धर्म कर्म पूजा पाठ चलता रहेगा। अदर कंट्री के हिसाब से जो टाइमिंग इस पे सेट हो रहा है, किसी भी स्थिति परिस्थिति जब खराब हो देश काल पात्र के हिसाब से, तो शयन नहीं करना चाहिए। शयन करने से शरीर एक जो है ना सुप्त अवस्था में चला जाता है। वो ग्रह जो मन का कारक है, अगर वो पीड़ित जीवन में है तो आपको कहीं ना कहीं मन से रोग उत्पन्न कर देता है। बल्कि बुजुर्गों के लिए कोई दोष नहीं है, बच्चों के लिए दोष नहीं है, जो गर्भवती माताएं बहनें उनके लिए कोई दोष नहीं है। कोई दवाई ले रहा है, मेडिकल सिस्टम से जुड़ा है, उनको जरूरी है मेडिसिन लेना, उनके लिए कोई दोष नहीं है। ये धर्म कहता है और पुराण भी कहता है कि उसको मेडिसिन लेना चाहिए, अपना सिस्टम को अपने देखना चाहिए। एक को हम बहुश्याम हो, भगवान के मन में हुआ कि मैं अकेले हूं और मैं बहुत बन जाऊं, तो भगवान नारायण के अंश में सब कुछ एक बार संसार में भगवान विष्णु उत्पन्न कर दिए, बहुरूप में हो गए, जिसमें चंद्रमा भी है और सूर्य भी है। और खास करके जो ग्रहण लगता है, सूर्य और चंद्र ग्रहण ही लगता है। ये ग्रहण मांद है और इसका कोई प्रभाव नगण्य है, नाम मात्र। बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी नकारात्मकता आपके आसपास रह सकती है, तो कुछ बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डीपी शास्त्री जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे 11:30 बजे मुलाकात, और चंद्र ग्रहण तक लगातार आपको हम बताते रहेंगे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन तब तक के लिए अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।